हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैद आईसीएस। आज के इस वीडियो में यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के ज्योग्राफी सेक्शन के क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। इस बार का अगर आपने पेपर देखा हो तो आप देखेंगे कि लगभग 20 क्वेश्चन ज्योग्राफी सेक्शन से आए हैं। जैसा कि हम लोगों ने हमेशा यूपीएससी प्रीलिम्स के एनालिसिस करते समय देखा है कि प्रीलिम्स में ज्योग्राफी और एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं से आते हैं। हम लोग हमेशा बोलते हैं कि लगभग 30 से लेके 45 तक क्वेश्चंस इस एरिया से आते हैं। इस बार भी ऐसे ही है। आप देखें तो 20 क्वेश्चन लगभग ज्योग्राफी से और लगभग 17 क्वेश्चन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से आए, तो ये बनते हैं 37 क्वेश्चंस। ट्रेंड वैसे ही हर बार की तरह से इस बार भी कंटिन्यू रहा है। तो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस देखें तो सीरीज में ये सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। ये हम लोगों ने सेट बी लिया है, इसको ध्यान दीजिएगा। सेट बी लिया है हम लोगों ने। सेट बी का ये क्वेश्चन नंबर 21 है और अगर सेट ए की बात करें तो उसमें क्वेश्चन नंबर 11। स्टेटमेंट पढ़िए। इंडिया डिस्पाइट हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट्स डिपेंड्स ऑन कोल फॉर मोस्ट ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। भारत में क्या यूरेनियम रिजर्व है? हां, भारत में यूरेनियम रिजर्व है, लेकिन यूरेनियम रिजर्व होने के बावजूद भारत में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन मोस्टली कोल बेस्ड है। लगभग 60%, मतलब लगभग 58% के आसपास भारत में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन अभी भी कोल बेस्ड है। थर्मल पावर प्लांट की मदद से भारत में सबसे ज्यादा बिजली बनाई जाती है। अगर इंडिया में, आप स्क्रीन पे इमेज देख रहे होंगे, ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में अगर अलग अलग सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन देखें तो न्यूक्लियर एनर्जी की मदद से भारत में लगभग 3 से 4% के बीच में ही सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है। इट इज अराउंड 3.15%, दैट्स इट। और सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इसमें कोल बेस्ड एनर्जी का है, विच इज अराउंड 58%। तो पहला स्टेटमेंट सही है कि हमारे यहां यूरेनियम डिपॉजिट्स हैं, तो लेकिन उसके बावजूद कोल, वी डिपेंड मोस्टली ऑन कोल फॉर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। बिजली के उत्पादन के लिए हम लोग सबसे ज्यादा निर्भर कोयले के ऊपर है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरे स्टेटमेंट की तरफ बात करते हैं। स्टेटमेंट नंबर 2, यूरेनियम एनरिच्ड टू द एक्सटेंट ऑफ एटलीस्ट 60% इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, आपको पता होगा कि यूरेनियम जिस नेचुरल स्टेट में उनको मिलता है, उस स्टेट में एज इट इज उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उसके शोधन की आवश्यकता होती है, उसके एनरिचमेंट की जरूरत होती है। अब अलग अलग फेजेस में उसका एनरिचमेंट किया जाता है, अलग अलग स्टेजेस में उसका एनरिचमेंट किया जाता है। बहुत ही मामूली एनरिचमेंट के साथ ही आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कर सकते हैं, पीसफुल यूज में इनका प्रयोग कर सकते हैं। मामूली एनरिचमेंट की मैं बात करूं तो 4-5% एनरिचमेंट अगर हो गया तो भी बिजली बनाई जा सकती है। रिसर्च पर्पसेस के लिए यही 30-40-50% के एनरिचमेंट की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब हमको वेपन बनाना होता है, आपने न्यूक्लियर वेपन्स का नाम सुना होगा, उसमें भी यूरेनियम 235 आइसोटोप यूज होता है। यूरेनियम का एक आइसोटोप है U-235, यही यूज होता है। उसमें एनरिचमेंट की आवश्यकता होती है 90% या ज्यादा, वेपन ग्रेड के यूरेनियम 235 की। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए इतने हाई ग्रेड के एनरिचमेंट की आवश्यकता नहीं होती। बहुत ही मामूली एनरिचमेंट से बिजली बनाई जा सकती है। तो यहां पे 60% जो लिखा है, ये बहुत ही हाई ग्रेड का एनरिचमेंट है, इतने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये जो यहां पे लिखा हुआ है ये गलत है। इस कारण से स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट होता है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट होता है। तो स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट, यानी कि आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, झेलम रिवर, ये इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। हर बार भारत के ड्रेनेज सिस्टम से क्वेश्चन रहता ही रहता है, हर बार रहता है, इस बार भी है। पिछली बार आपने देखा होगा कि इंडस रिवर सिस्टम के ऊपर ही क्वेश्चन आया था। इस बार भी इंडस रिवर सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन है। गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछते ही पूछते हैं। इसी तरीके से आप साउथ इंडिया की नदियों की बात करें तो गोदावरी, कृष्णा,
कावेरी, इन रिवर सिस्टम्स के ऊपर से क्वेश्चन आता ही आता है। इस बार देखिए आप 3 रिवर सिस्टम्स को एक साथ एक क्वेश्चन में डाला गया है। पहला स्टेटमेंट आप देखेंगे तो इंडस रिवर सिस्टम से है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए तो ये पेनिनसुलर इंडिया के रिवर से है, कृष्णा रिवर से, उसको एसोसिएट करने की कोशिश किया है। और फिर तीसरा यहां पर ये जो गंडक रिवर और कांवर लेक की बात कर रहे हैं, ये गंगा रिवर सिस्टम से। तो ये हो गया इंडस रिवर सिस्टम, ये हो गया पेनिनसुलर रिवर्स सिस्टम, और तीसरा हो गया गंगा रिवर सिस्टम। इनसे क्वेश्चन तो देखते हैं कौन कौन सा सही है कौन सा गलत है। झेलम रिवर पासेस थ्रू वुलर लेक। झेलम रिवर कह रहे हैं कि वुलर लेक के पास से होकर गुजरती है, बिल्कुल गुजरती है। ये पीर पंजाल रेंज के पास में ही निकलती है और पंजाब तक जाती है। भारत के जम्मू कश्मीर से होते हुए जम्मू कश्मीर में एक लेक पड़ती है वुलर लेक, वुलर लेक से पास होते हुए झेलम नदी जाती है, बिल्कुल जाती है। स्क्रीन पे आपको मैप नजर आ जाएगा, देख सकते हैं आप। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर दूसरे स्टेटमेंट की बात करें, कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोलेरू लेक। देखिए कृष्णा रिवर और गोदावरी रिवर ये अलग अलग चैनल्स के माध्यम से कोलेरू लेक से जुड़े तो हुए हैं, लेकिन दे डू नॉट डायरेक्टली फीड द कोलेरू लेक। कोलेरू लेक एक रिजर्वॉयर लेक है, एक रिजर्वॉयर लेक है, कोई नेचुरल लेक नहीं है, रिजर्वॉयर के थ्रू बनाई गई है, रिजर्वॉयर लेक है। लेकिन इसमें जो जल है वो कृष्णा नदी से भी आता है, लेकिन डायरेक्टली फीड नहीं करती उसको, उसके डिफरेंट चैनल्स के माध्यम से, उसके डिफरेंट स्ट्रीम्स के माध्यम से थोड़ा बहुत जल कृष्णा नदी से और कावेरी नदी दोनों से आता है। तो ये स्टेटमेंट होता है गलत। और तीसरा अगर आप देखें, मियांडरिंग ऑफ गंडक रिवर फॉर्म्ड कांवर लेक, ये स्टेटमेंट सही है। देखिए बिहार में पड़ती है कांवर लेक, गंडक रिवर की बहुत ज्यादा मियांडरिंग होती है, और उस मियांडरिंग ऑफ गंडक रिवर से बनी है एक ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक आजकल ये चर्चा में इसलिए थी क्योंकि ये धीरे धीरे करके सूखती जा रही है, तो इसमें पानी कम होता जा रहा है। इस कारण से भी हाल फिलहाल चर्चा में थी, न्यूज़पेपर्स में इसको हर जगह कवर किया गया था। वहीं से ये क्वेश्चन बना है, कांवर लेक, गंडक रिवर। तो इन्होंने 3 जो भारत की इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम्स हैं उनको भी कवर कर लिया। और ये क्वेश्चन आप देखेंगे आपको लग रहा होगा स्टैटिक का है, स्टैटिक का तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा ये करंट का है। अगर आप न्यूज़पेपर को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चन बड़े आराम से मिल जाता। इसी तरीके से अगर हम लोग पिछले क्वेश्चन की बात करें, देखिए बीच बीच में सोर्सेज बताता चलूंगा क्वेश्चन आए कहां से हैं। इस क्वेश्चन की अगर बात करें, यूरेनियम डिपॉजिट और ये सब, ये भी लगातार न्यूज़पेपर में चर्चा में रहता ही रहता है। इसमें भी कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि आप नहीं जानते होंगे। अगर आपने स्टैटिक ज्योग्राफी पढ़ी है तो भी जानते होंगे, आपने एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ा होगा, वहां पे भी आप ये चीज पढ़ते हैं। यही चीज आप साइंस टेक में भी पढ़ते हैं। एक ही कॉन्सेप्ट आप 3 जगह अलग अलग पढ़ रहे हैं। और फिर न्यूज़पेपर भी अगर आप पढ़ रहे होंगे तो वहां पे भी आप आसानी से इसको कवर कर सकते हैं। कोई अगर आप मंथली मैगजीन पढ़ते होंगे वहां पे भी आ जाएगा। तो करंट में रहने के कारण ही ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्योंकि लगातार चर्चा इस बात की रहती है कि भारत को 2070 तक नेट जीरो एमिशन करना है। नेट जीरो एमिशन करने के लिए फॉसिल फ्यूल फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है, कार्बन एमिशन फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले ही अभी G7 की मीटिंग हुई। G7 ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, उन लोगों ने डिसाइड किया कि 2035 तक ये कार्बन एमिशन फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने लगेंगे। पहले टारगेट 2030 था, अभी 5 साल बढ़ा दिया। तो भारत का भी ऐसे ही टारगेट है। दुनिया के सभी देश अपना अपना टारगेट सेट कर रहे हैं पेरिस एग्रीमेंट में जो उन्होंने INDC दिया था उसके कारण से। तो भारत का जो प्लेज है 2070 तक करने के लिए, तो अगर आप कोयले से बिजली नहीं बनाएंगे तो फिर किससे बनाएंगे? तो आपको किसी ऑल्टरनेटिव सोर्स पर जाना पड़ेगा। और वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग सोर्स इज दिस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। तो इसके ऊपर आप देखेंगे अक्सर ही आर्टिकल रहता है। तो इस कारण से ये चर्चा में था तो यहां आया है। और इसी तरह से इसकी अगर बात करें
तो ये भी आप देखेंगे कि लगातार वुलर लेक कहीं ना कहीं न्यूज में रहती है इंडिया पाकिस्तान के कारण। इसके अलावा आप मैंने आपको बताया कि कांवर लेक कैसे सूख रही थी उसके कारण से। कोलेरू लेक भी आप देखेंगे न्यूज़पेपर में लगातार ये चर्चा में रही है, उसका कारण से ये आपको क्वेश्चन में आया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, ये तीसरा क्वेश्चन। देखिए बोल रहे हैं कि कामराजार पोर्ट, ये फर्स्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया रजिस्टर्ड एज अ कंपनी। चेन्नई से कुछ ही किलोमीटर नॉर्थ में, लगभग 20-24 किलोमीटर नॉर्थ में ये कामराजार पोर्ट पड़ता है। ये एक मेजर पोर्ट है और ये पहला ऐसा पोर्ट है जिसको कि आप देखेंगे एक पब्लिक कंपनी बनाई गई, एक पब्लिक सेक्टर कंपनी बनाकर उसकी ओनरशिप उसको दे दी गई थी। तो ये फर्स्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया रजिस्टर्ड एज अ कंपनी, ये बात सही है, एक पब्लिक कंपनी है। इसके बाद दूसरा देखिए मुंद्रा पोर्ट, ये भारत की सबसे बड़ी प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट है। प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट, ये कहां पर पड़ता है? मुंद्रा पोर्ट ये गुजरात में पड़ता है। आप इसके बारे में जानते होंगे, बहुत ही फेमस पोर्ट है। अभी कुछ समय पहले यहां पर ये भी चर्चा में रहा था, यहां पर बहुत भारी मात्रा में ड्रग्स पाए गए थे। ईरान से एक शिप आ रही थी, उसमें ड्रग मिला था, तो चर्चा में आ गया था। एक प्राइवेट बहुत बड़ी कंपनी आपने सुना होगा, अडानी ग्रुप, वो इस पोर्ट को चलाता है। तो प्राइवेटली ओन्ड है, तो कौन सी प्राइवेट कंपनी इसको ओन करती है? अडानी ग्रुप इसको ओन करता है। तो ये स्टेटमेंट ये भी सही है, ये भी सही मैच किया गया है। आपसे पूछा था हाउ मेनी ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। विशाखापट्टनम को बोल रहे हैं कि लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट ऑफ इंडिया है, गलत है ये। इंडिया का लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट विशाखापट्टनम ना होके जेएनपीटी है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, जेएनपीटी नावा शेवा मुंबई, वो इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट। ये तीसरा वाला गलत होता है, पहला दूसरा सही है। तो आपसे पूछा था हाउ मेनी, तो 2, ठीक। तो अभी मुंद्रा पोर्ट जैसे कि आपने देखा चर्चा में है, तो बाकी के और पोर्ट्स के बारे में भी मिला के उन्होंने एक क्वेश्चन बना दिया, ठीक है। फिर आपने सुना होगा एक परियोजना चल रही है आजकल सागरमाला नाम से, वो भी हमेशा चर्चा में रहती ही है। तो अगर आप सागरमाला पढ़ रहे हैं तो आप ये पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे कि भारत में कौन कौन से पोर्ट्स हैं। इंडिया की अगर आप ट्रेड पॉलिसी पढ़ेंगे उसमें आप पोर्ट्स का रोल पढ़ेंगे। तो जब आप पोर्ट पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली आप उसके कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करेंगे, आप देख लेंगे कि तुरंत भारत में कौन कौन से मेजर पोर्ट हैं, कौन से माइनर पोर्ट हैं, कौन उनको चलाता है, कहां कहां लोकेटेड हैं, ये सब चीजें आपको जाननी चाहिए। उन्हीं से एक क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग तीसरा देखें, इसमें बोल रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव आर डेसिडुअस ट्रीज। अब डेसिडुअस ट्री क्या होता है? हिंदी में इसको बोलते हैं पर्णपाती वृक्ष। पर्णपाती वृक्ष, पर्णपाती का मतलब होता है वो वृक्ष, those trees which shed their leaves in winter season, जो कि जाड़ों के समय में शीत ऋतु के दौरान अपनी पत्तियां गिरा देते हैं पानी बचाने के लिए, ट्रांसपिरेशन रोकने के लिए। तो ऐसे कौन कौन से वृक्ष हैं? देखिए जैक फ्रूट की अगर आप बात करें तो जैक फ्रूट एक एवरग्रीन, कटहल जिसको बोलते हैं, कटहल एक एवरग्रीन प्लांट, एवरग्रीन ट्री है, जिसमें 12 महीने आप देखेंगे एक जैसा रहता है, हमेशा पत्तियां रहती हैं, कभी भी उनकी पत्तियां गिरती नहीं है। तो ये एवरग्रीन हो गया। लेकिन अगर आप महुआ और टीक की बात करें तो महुआ और टीक ये दोनों ही डेसिडुअस टाइप के ट्रीज हैं। इनकी पत्तियां आप देखेंगे कि जाड़ों के समय में पीली पड़ने लगेंगी, कमजोर हो जाएंगी और फिर गिर जाएंगी, और जैसे ही वसंत आएगी फिर से नई पत्तियां आएंगी। तो ये दोनों, ये स्पेलिंग यहां पर थोड़ी गलत होगी, महुआ है, ये है, महुआ होना चाहिए, ठीक है। तो महुआ और टीक ये दोनों डेसिडुअस टाइप की ट्रीज हैं, ओनली 2। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये एज इट इज एनसीईआरटी से उठाया हुआ ये क्वेश्चन है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे उसमें आपने वर्ल्ड क्लाइमेटिक टाइप्स पढ़े होंगे, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट पढ़े होंगे, तो भारत में कौन कौन से टाइप के फॉरेस्ट हैं उनका वहां पर डिस्क्रिप्शन है, और किस टाइप के फॉरेस्ट में किस तरीके के ट्रीज हैं वो भी लिखा हुआ है। उनमें एग्जाम्पल्स में आपको ये सब मिल जाएंगे। जब आप एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें एग्जाम्पल की तरह से आपको जैक फ्रूट का नाम मिल जाएगा,
जब आप डेसिडुअस पढ़ रहे होंगे उसमें आपको एग्जाम्पल की तरह से महुआ और टीक मिल जाएगा, उन एग्जाम्पल से उठा के क्वेश्चन बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो इंडिया हैज मोर एरेबल एरिया देन चाइना, द प्रोपोर्शन ऑफ इरिगेटेड एरिया इज मोर इन इंडिया एज कंपेयर टू चाइना, द एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इन इंडिया इन एग्रीकल्चर इज हायर देन दैट इन चाइना। देखिए, आपसे एग्रीकल्चर तो बोलता है पढ़ने के लिए, लेकिन ऑब्वियसली आम सोर्सेज में, अपनी आम किताबों में जनरली आप ये बात नहीं पढ़ेंगे। ये कॉम्पेरेटिव स्टडी कर रहा है इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम और चाइनीज एग्रीकल्चरल सिस्टम की। नॉर्मल जो आप आम किताबें पढ़ते हैं उनमें नहीं होगा, इसलिए इस क्वेश्चन को हम थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन मानेंगे। ये कहाँ मिलेगा? ये जो मैगजीन्स आती हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैगजीन फॉर ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी इज डाउन टू अर्थ। इसका नाम लिख लीजिए, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको हर महीने पढ़ने की कोशिश किया करिए। अदरवाइज हमारे यहां पर एक प्रोग्राम चलता है सिविल अनुसंधान नाम से, यहां पर इसकी समरी हम तो प्रिंट में भी देते हैं और इसको डिस्कस भी कराया जाता है क्लास में। तो सिविल अनुसंधान प्रोग्राम अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो वहां पर आपको इसके बारे में, इससे रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स होंगे डाउन टू अर्थ, उसको कवर किया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, और भी जो इंपॉर्टेंट मैगजीन्स हैं, योजना हो गई, कुरुक्षेत्र हो गई, वर्ल्ड फोकस हो गई, फिर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, वो सब किसमें कवर कराए जाते हैं। तो वहां से आप देखेंगे इस तरीके के क्वेश्चंस वहां से मिल जाएंगे आपको। तो क्या बोल रहा है? इंडिया हैज मोर एरेबल एरिया देन चाइना। क्या ये बात सही है? हाँ सही है। इंडिया में चाइना के मुकाबले ज्यादा एरेबल एरिया है। यही प्रोपोर्शन ऑफ इरिगेटेड एरिया की अगर बात करें, इंडिया में जो प्रोपोर्शन ऑफ इरिगेटेड एरिया, अगर मान लीजिए कि भारत में 100 हेक्टेयर भूमि और चाइना में 100 हेक्टेयर भूमि है, उसमें से कितनी प्रतिशत भूमि इरिगेशन की जद में आ चुकी है? इरिगेशन की जद में आने का मतलब, देखिए कुछ जगहों पर आप देखेंगे किसान रेन फेड एग्रीकल्चर करते हैं, मतलब वहां पर किसी भी प्रकार की कोई सिंचाई व्यवस्था नहीं विकसित है। बारिश होगी तो उनकी कृषि हो पाएगी, अन्यथा नहीं होगी। तो इसका मतलब कि अभी किसी प्रकार की इरिगेशन सिस्टम से उनके एग्रीकल्चरल फील्ड्स कनेक्टेड नहीं है। जब वो कनेक्ट हो जाएंगे तब उस माना जाएगा कि वो इरिगेटेड लैंड हो गई है। तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि कितने प्रतिशत लैंड जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो इरिगेशन के नेटवर्क में आ चुकी है। तो चाइना में आप देखेंगे कि वो जो प्रतिशत है वो इंडिया के मुकाबले थोड़ा कम है, भारत में उससे ज्यादा है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। लेकिन तीसरे स्टेटमेंट की अगर हम लोग बात करें, द एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इन इंडियन एग्रीकल्चर इज हायर देन दैट इन चाइना, ये स्टेटमेंट गलत होता है। ये स्टेटमेंट गलत होता है। कितना है? हम लोग अगर पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी की बात करें तो चाइना की प्रोडक्टिविटी भारत के मुकाबले 3 गुना है। चाइना पर हेक्टेयर भूमि में ज्यादा वैल्यू की क्रॉप्स उगाता है, उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। पर हेक्टेयर में मान लीजिए कि भारत में अगर 100 टन चावल हो रहा है, उनके यहां उसका 3 गुना होगा, 300 टन। इस प्रकार से ये एग्जाम्पल की तरह से मैं बता रहा हूं, 3 गुना प्रोडक्शन है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका प्रोडक्शन ज्यादा नहीं, लेकिन वो हाई वैल्यू क्रॉप्स उगाते हैं। हमारे यहां भी हाई वैल्यू क्रॉप्स उगाने का कोई बहुत ज्यादा ट्रेंड नहीं है। तो इन टर्म्स ऑफ वैल्यू अगर बात करें तो चाइना की प्रोडक्टिविटी इंडियन एग्रीकल्चर के मुकाबले ज्यादा है। तो स्टेटमेंट 3 गलत है। पूछ रहा था हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, 2 स्टेटमेंट सही है, ओनली 2। इसी तरीके से पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ रिपीटेड फॉल्स इन सी लेवल गिविंग राइज टू प्रेजेंट डे एक्सटेंसिव मार्शलैंड्स। बोल रहा है कि इसमें से कौन सी ऐसी लैंडफॉर्म्स हैं जो यहां आपको नजर आ रही, इन चारों में से, जो कि सी लेवल के लगातार नीचे गिरने के कारण बना है। से कि ये इस प्रकार से सी लेवल है और कल को सी लेवल सिर्फ इतना रह गया, तो इतनी लैंड क्या हो जाएगी? फ्री हो जाएगी। इतनी लैंड यहां पर फ्री हो जाएगी। इसी की बात कर रहे हैं यहां पर।
ऐसा कौन सा है? अगर हम लोग भीतरकनिका मैंग्रोव की बात करें, ओडिशा में पड़ता है, मैंग्रोव फॉरेस्ट है, ये मैंग्रोव है। हाई टाइड में ये सी के अंदर चला जाता है, लो टाइड में सी के बाहर रहता है। तो ये कोई उससे नहीं बना है, मैंग्रोव फॉरेस्ट है। अभी भी यहां पर रिवर वाटर का एक्सटेंशन आता ही आता है। इसी तरीके से मरक्कन साल्ट पैंस की बात करें, तमिलनाडु में पड़ते हैं, साउथ में, यहां पर भी यही हाल है। ये सॉल्ट पैंस तो हैं, यहां पर सी वाटर कलेक्ट किया जाता है और फिर उनको सनलाइट में एवापोरेट होने के लिए छोड़ देते हैं, जिससे नमक बनाया जाता है। लेकिन ये आर्टिफिशियली क्रिएट किए गए हैं, ना कि सी लेवल के लगातार नीचे गिरने के कारण बने हैं। ये भी नहीं सही है। नौपाड़ा स्वैम्प की बात करें तो ये भी उड़ीसा में ही पड़ता है। लेकिन ये जो है, ये फ्रेश वाटर स्वैम्प है, बहुत सारी नदियों से इसके अंदर में पानी आता है, तो सी वाटर से इसका कुछ लेना देना नहीं है। फाइनली रन ऑफ कच्छ, ये बिल्कुल सही है। इसमें सही बनता है रन ऑफ कच्छ, जो कि आप जानते हैं कि कहा जाता है कि जियोलॉजिकली पहले वहां पर ओशन था और ओशन लेवल, सी लेवल वहां से पीछे गया है, नीचे गया। सी लेवल के लगातार ड्रॉप होने के कारण वो जो कच्छ का एरिया है वो एक्सपोज हो गया, और उस एक्सपोज होने के कारण आप देखेंगे आज की डेट में बहुत बड़े पैमाने पर बहुत एक्सटेंसिव सॉल्ट डेजर्ट बना हुआ है, सॉल्ट डेजर्ट। तो रन ऑफ कच्छ इज अ सॉल्ट डेजर्ट and has been created by the repeated fall of sea level. इसमें करेक्ट ऑप्शन इज डी, रन ऑफ कच्छ। अगले क्वेश्चन की बात करें, इल्मेनाइट एंड र्यूटाइल। इल्मेनाइट एंड र्यूटाइल abundantly available in certain coastal tracts of India are rich sources of which one of the following? ये ओर्स के नाम है, ये कुछ ऐसे कंपाउंड्स के नाम हैं, ओर्स के नाम है, जो कि भारत के कोस्टल रीजन में कुछ कुछ जगहों पर पाए जाते हैं और इनसे कोई एक एलिमेंट इनमें से प्राप्त किया जाता है। तो कौन सा एलिमेंट है? ये सब टाइटेनियम की ओर्स है, र्यूटाइल और इल्मेनाइट। अगर आपने नीति आयोग का न्यू इंडिया डॉक्यूमेंट पढ़ा हो जिन लोगों ने, उसमें ये चीजें क्लियर कट तरीके से लिखी हुई हैं, और भी ये चर्चा में रहता ही रहता है, न्यूज में कई बार आ चुका है। न्यूज़पेपर अगर आप ध्यान से पढ़ते हो, मैगजीन्स अच्छे से पढ़ते हो, तो वहां से एक क्वेश्चन मिलेगा। नॉर्मल बुक्स में जनरली आप देखेंगे कि टाइटेनियम की ओर्स नहीं लिखी रहती, इसलिए आपको स्टैटिक पोर्शन में अपनी किताबों में नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको करंट पर ही रिलाई करना पड़ेगा। देखिए, वैसे भी अब आप देखेंगे कि ज्यादातर क्वेश्चंस करंट से ही आ रहे हैं, तो आपको करंट देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टैटिक आप पढ़ें, अपनी जो नॉर्मल बुक्स हैं वो आप जरूर पढ़ें, अगर आप कहीं कोई क्लासेस कर रहे हैं तो वो करें, लेकिन उसके अलावा करंट से अपडेट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप डायनेमिक पोर्शन पर, करंट अफेयर्स पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, मैगजीन्स नहीं पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर नहीं कवर कर रहे हैं, अगर आप इसी प्रकार से कुछ अच्छे टीवी डिबेट्स जो संसद टीवी पर आती हैं वो सब नहीं कवर कर रहे हैं, तो ये बहुत मुश्किल एग्जाम। सारी चीजें आपकी किताब से नहीं आ रही हैं, आपने पेपर का स्टैंडर्ड देख लिया है, लेकिन अगर आप लगातार न्यूज़पेपर से मुखातिब हो रहे हैं, लगातार आप उसको देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मैगजीन्स पढ़ रहे हैं, तो इतना डिफिकल्ट पेपर भी नहीं है, आप बहुत आसानी से इसको कर भी सकते हैं। देखिए, अबाउट 3/4 of world's cobalt, a metal required for the manufacture of batteries for electric motor vehicle, is produced by। देखिए, इसमें बोल रहा है कि आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल का जमाना आ रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में कोई इंजन नहीं होता, बल्कि उसमें बैटरी होती है और मोटर होता है, इलेक्ट्रिक मोटर। उसमें इस्तेमाल होता है कोबाल्ट, और कोबाल्ट का लगभग 3/4 रिजर्व, दुनिया का सबसे बड़ा रिजर्व किस देश के पास में है? वो है कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, DRC। आप देखेंगे पहले एक बहुत बड़ा देश हुआ करता था सेंट्रल अफ्रीका में, जिसको बोलते थे जायरे। इसी को आगे चल के कुछ लोग कॉन्गो बोलने लगे। इससे निकले 3 देश, एक CAR, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, उसका सबसे बड़ा देश DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो,
और एक आरओसी रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो हम लोग यहां पर डीआरसी की बात कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की। मैप में आप देख सकते हैं यहां पर। तो ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की बात हो रही है। यहां पर दुनिया का सबसे बड़ा कोबाल्ट रिजर्व है। अक्सर ये न्यूज में रहता है, चर्चा में रहता है, इस बार भी न्यूज में था। कि चर्चा में बने रहने के 2-3 कारण हैं। पहला तो कारण यही है कि दुनिया का सबसे बड़ा रिजर्व है, बैटरीज के लिए इसको जरूरत पड़ रही है। इसके अलावा ह्यूमन राइट वायलेशन के कारण भी ये चर्चा में रहा है, क्योंकि यहां पर आर्टिजन माइनिंग की जाती है। छोटे छोटे गड्ढे बनाए जाते हैं और उन गड्ढों के अंदर में मैनुअल लेबर एंटर करके वहां से वो माइनिंग कर रहा है, और ये सब हैजार्डस मेटल की तरह से इनको कंसीडर किया जाता है। तो माइनिंग करने वाले क्षेत्र में, उसके अगल बगल के एरियाज में पोल्यूशन फैल रहा है। जो लोग उसके अंदर में जानते हैं, उनका हेल्थ, उनकी हेल्थ के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, उनकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो रही है। एंड फाइनली जो सबसे बड़ा रीजन है जिसके कारण से चर्चा में रहा है, वो है मोनोपोली ऑफ वन कंट्री ऑन रेयर अर्थ एलिमेंट्स। रेयर अर्थ एलिमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं अलग अलग इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में। आप देखेंगे बहुत सारी चीजें इंडस्ट्रियल तरीके से आजकल प्रोड्यूस की जाती हैं, उनमें कैटलिस्ट की तरह से रेयर अर्थ एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। और खासकर से अब के जमाने में जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, जिसमें चिपसेट्स बनाए जाते हैं, उन चिपसेट्स में इनका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है रेयर अर्थ एलिमेंट्स का। और आज की डेट में आप देखेंगे कि ग्लोबल सप्लाई चेन जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स की है, उसकी माइनिंग से लेकर प्रोसेसिंग तक उस पे एक कंट्री की मोनोपोली हो चुकी है, वो है चाइना। चाइना दुनिया के रेयर अर्थ एलिमेंट्स की लगभग 60% से ज्यादा सप्लाई कंट्रोल करता है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की भी ये जो आप 3/4 आप कोबाल्ट का रिजर्व देख रहे हैं, मेजॉरिटी माइंस ऑफ कोबाल्ट इन कॉन्गो, इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो आर ईदर ओन्ड और फाइनेंस्ड बाय चाइना। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के अंदर जितनी भी कोबाल्ट की माइंस हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम, ज्यादातर उनमें से या तो वो चाइना के द्वारा ओन की जाती हैं या तो उनके द्वारा फाइनेंस की जाती हैं। तो इस कारण से भी ये लगातार चर्चा में रहा है न्यूज में। इसको भी देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ कॉन्गो बेसिन। देखिए फिर से कॉन्गो के ऊपर सवाल है। कॉन्गो बेसिन सेंट्रल अफ्रीका में पड़ती है। कॉन्गो नाम की एक नदी है, वो मैप यहां पर आप देख सकते हैं। आप देखेंगे कि इस प्रकार से सेंट्रल अफ्रीका से निकल के ये अटलांटिक ओशन के साइड में ये रिवर जाती है। तो यहां पर ये है डीआरसी कंट्री। इसके बगल में आप इस तरफ देखेंगे तो पड़ता है साउथ सुडान, इधर की तरफ आप देखेंगे तो है युगांडा, और इसके नॉर्थ वेस्ट में आप देखेंगे तो पड़ता है कैमरून। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन कौन से कंट्रीज, और नाइजीरिया इसके भी ऊपर है, यहां पर नाइजीरिया है इस तरीके से। तो पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ कॉन्गो बेसिन। तो देखिए नाइजीरिया को तो आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं, ये बहुत ऊपर, लेकिन ये 3 कंट्रीज इनकी पड़ोसी देश है। अब इनमें से कौन सा कंट्री ऐसा है जो कि कॉन्गो बेसिन का हिस्सा नहीं है। कॉन्गो बेसिन का क्या मतलब होता है? बेसिन मतलब समझते हैं जहां का रिवर, जहां का अगर मान लीजिए कि कभी वर्षा होती है या किसी भी प्रकार का जल है, तो स्लोप ऐसा है कि पानी उसमें से निकलकर कॉन्गो नदी में आकर गिरेगा। तो कहां कहां से इसमें पानी आता है, किन किन जगह पे जो वाटर फ्लो है उसका स्लोप ऐसा है कि वो अल्टीमेटली आकर कॉन्गो रिवर में पानी वो सप्लाई करेगा। तो कैमरून ये कॉन्गो बेसिन का हिस्सा है, जबकि साउथ सुडान और युगांडा नहीं है। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड है, इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड, नाइल हो गई, अमेज़न हो गई, मिसिसिपी मिसौरी हो गई, यूफ्रेटिस हो गई, टिग्रीस हो गई, येलो रिवर हो गई, यांगजी हो गई, साल्वीन हो गई, इसी तरीके से वोल्गा रिवर हो गई, डैन्यूब हो गई। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड है
उनका बेसिन, उनका फ्लो, वो सब आपको पता रहना चाहिए। किन किन कंट्रीज से होके पास हो रही हैं, उनके अगल बगल कौन से इंपॉर्टेंट टाउन्स हैं, कौन से इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं, उनका रिवर बेसिन कहां तक है, ये आपको पता रहना चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, इसलिए ये पूछा गया था। कैमरून इसका करेक्ट आंसर है। अगला देखते हैं, फिर से इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। ये पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट। कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है देखते हैं। अमरकंटक, स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, अमरकंटक हिल्स आर एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विंध्या एंड सह्याद्री रेंज। तो सह्याद्रीज आर इटसेल्फ पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स। यहां पर अगर सह्याद्री ना लिख के अगर ये सतपुड़ा लिखा होता तो सही होता। आपको पता होगा कि दो तरीके से माउंटेन रेंजेस हैं, विंध्या रेंज और सतपुड़ा रेंज। ये जिस जगह पर जाकर मिलती हैं यही है अमरकंटक। तो ये गलत होता है। विंध्या और सतपुड़ा के कॉन्फ्लुएंस पर है अमरकंटक, ना कि विंध्या और सह्याद्री पर। इसी तरीके से आपसे पूछ रहा है बिलीगिरी रंगन हिल्स कॉन्स्टिट्यूट द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ सतपुड़ा रेंज। सतपुड़ा रेंज का सबसे पूर्वी हिस्सा ये बिलीगिरी रंगन हिल्स है। ये गलत है। ये भी आप देखेंगे तो कर्नाटका के साउथ ईस्ट रीजन में ये बिलीगिरी रंगन माउंटेन पड़ता है, जो कि तमिलनाडु, इधर तमिलनाडु भी शुरू हो जाता है। तमिलनाडु का इरोड जिला है, उसके पड़ोस में पड़ता है, तो इस जगह पर है ना। और जबकि सही अगर आप सतपुड़ा की बात करें इसके मुकाबले तो काफी ऊपर है, तो ये भी गलत पड़ता है। ये वेस्टर्न घाट का हिस्सा है, ना कि सतपुड़ा का। कॉन्स्टिट्यूट ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ सतपुड़ा, गलत है ये। अब ये बोल रहे हैं कि शेषाचलम हिल्स कॉन्स्टिट्यूट द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स, गलत है। शेषाचलम हिल्स आर पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया, ईस्टर्न घाट्स, ना कि वेस्टर्न घाट्स। इसी शेषाचलम हिल्स पर ही आंध्र प्रदेश में तिरुपति, जो बहुत ही प्रसिद्ध टेंपल है, वैष्णव टेंपल, तिरुपति हिल्स पर ही, तिरुपति हिल्स इज पार्ट ऑफ शेषाचलम हिल्स, और ये आंध्र प्रदेश में है। उसी तिरुपति हिल्स पर ही तिरुपति बालाजी का वो पवित्र मंदिर है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत होता है। ये ईस्टर्न घाट का हिस्सा है, ना कि वेस्टर्न घाट का। ये स्टेटमेंट भी गलत होता है। तो कौन सा सही हो गया? नन, एक भी सही नहीं इसमें से। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखिए, ये जो क्वेश्चन था ये कहां से? स्टैटिक पोर्शन से। अगर आप इंडिया का मैप पढ़ते हैं, इंडियन ज्योग्राफी का, तो ये सब चीजें आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। बहुत ही कॉमन सी चीज पूछी थी, कोई बहुत बड़ी ऐसी चीज नहीं पूछ ली। बस ये बिलीगिरी रंगन हिल्स, ये न्यूज में था। यहीं पर एक टेंपल भी है, और ये यहां पर एक वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी भी है इसी नाम से। उसको बोलते हैं बिलीगिरी रंगन टेंपल सैंक्चुरी, वो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है। तो ये न्यूज में रहती है। न्यूज में अगर आपने द हिंदू पढ़ा होगा तो आप ये कर लेते क्वेश्चन। इसके आगे देखते हैं। देखिए, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर अंडर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट कनेक्ट्स डिब्रूगढ़ एंड सूरत, सबका सब गलत है। इसमें कुछ सही नहीं है। क्यों? पहली बात बोल रहा है कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। आपने देखा होगा कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ये सब अलग अलग परियोजनाएं हैं। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का हिस्सा है ही नहीं। ये बोल रहे हैं कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर अंडर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ये गलत बात हो गई। दोनों अलग अलग चीजें हैं। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर एक अलग यूनिट है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एक अलग यूनिट है। ये इसका हिस्सा नहीं है। एक तो ये गलत बात। दूसरी, आगे जो लिखा ये भी गलत है। ये डिब्रूगढ़ को सूरत से नहीं जोड़ता। इधर ईस्ट में अगर आप देखेंगे तो ये सिलचर तक जाता है। यहीं अगर आप वेस्ट में बात करें तो सूरत में नहीं आता, ये पोरबंदर तक जाएगा। तो ये गलत हो जाता है। पहला स्टेटमेंट तो यहीं पे रॉन्ग।
अगर आप देखिए गुजरात में आता है, तो गुजरात का अगर आप मैप देखें, गुजरात ऐसे है, सूरत यहां पर है, जबकि ये जो इस जगह पर नहीं, ये यहां पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर ऐसे जाता है, तो ये गलत हो गया। इसी तरीके से बात करें, ट्राइलेटरल हाईवे कनेक्ट्स मोरे इन मणिपुर, ये सही है। थाईलैंड में ये चियांग माई को नहीं कनेक्ट करता वाया म्यांमार, बस यही चीज गलत है। थाईलैंड में ये माइसॉट को कनेक्ट करता है, थाईलैंड के माइसॉट को कनेक्ट करता है, ना कि चियांग माई को, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। इसमें सब कुछ सही था, ये पूरा स्टेटमेंट सही था, बस इसकी जगह पे चियांग माई की जगह अगर माइसॉट होता तो स्टेटमेंट सही होता। और तीसरा अगर बात करें, बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, सही है, ये कनेक्ट्स वाराणसी इन उत्तर प्रदेश विद कुनमिंग इन चाइना। इसका कहीं पे भी कोई कनेक्शन उत्तर प्रदेश तक नहीं आता, वाराणसी उत्तर प्रदेश इसको नहीं कनेक्ट करेगा ये, तो ये गलत हो जाता है। इसका मैप आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में कहीं भी नहीं जा रहा, तो ये गलत, नन हो गया इसका आंसर। अब देखिए, ये भी फिर से न्यूज से क्वेश्चन है, बोल रहे हैं कि नॉर्थ किवू एंड इटुई, क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, कि नॉर्थ किवू एंड इटुई, और बोल क्या रहे हैं कि क्यों न्यूज में था, क्योंकि ये आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में कोई डिस्प्यूटेड क्षेत्र है, यहां पर वॉर जोन है, नहीं, गलत बात है ये। नॉर्थ किवू और इटुई ये फिर से कहां पर पड़ता है, डीआरसी में। इस बार कॉन्गो से बहुत सवाल पूछा इन्होंने, किसी किसी साल ये कुछ कुछ रीजन को पकड़ लेते हैं, पूछते रहते हैं, इस बार इन्होंने डीआरसी पकड़ लिया है। तीसरा सवाल है जिसमें डीआरसी का जिक्र आ रहा है, नॉर्थ किवू और इटुई ये डीआरसी रीजन में, डीआरसी कंट्री के, से कि ये डीआरसी है, इसके नॉर्थ ईस्ट में ही रीजन है। यहां पर भी डिस्प्यूट बना हुआ था, सेपरेटिस्ट ग्रुप लगातार वॉर कर रहे थे। अब कॉन्गो की सरकार और यहां पे जो सेपरेटिस्ट ग्रुप है, इनके बीच में एक समझौता बैठक चल रही थी साउथ अफ्रीका में, तभी ये न्यूज में आया था, तो ये गलत होता है पेयर। नोगोर्नो काराबाख, ये जो रीजन है, ये आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में युद्ध क्षेत्र था, जबकि ये बोल रहा है कि इंसर्जेंसी इन मोजाम्बिक है, गलत बात है ये कहां है, ये आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में, ये भी गलत है। पिछले के पिछले साल आपने वॉर जोन बनते हुए देखा होगा नोगोर्नो काराबाख को। आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों का क्लेम है कि नोगोर्नो काराबाख उनका क्षेत्र है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है वो। अजरबैजान का, आर्मेनिया का उसके ऊपर में ऑक्यूपेशन था, युद्ध हुआ, अजरबैजान जीत गया। इसके बाद आप खेरसॉन और ज़ैपोरिजिया की बात करते हैं, तो इट इज डिस्प्यूट बिटवीन इजराइल एंड लेबनान, गलत है। इजराइल और लेबनान के बीच में जिस जगह के लिए डिस्प्यूट है वो है गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक, ये नहीं है। खेरसॉन और ज़ैपोरिजिया ये डिस्प्यूट है यूक्रेन और रशिया के बीच में। अभी आपने देखा होगा कि रशिया ने यूक्रेन के कुछ टेरिटरीज को ऑक्यूपाई कर लिया, डोनेस्क, लुहांस्क, ज़ैपोरिजिया और खेरसॉन, तो ये उनमें से दो रीजन है, तो ये भी गलत होता है। कौन सा हो गया, नन। फिर देखिए, हाउ मेनी ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, कौन कौन से पेयर्स करेक्टली मैच्ड हैं, देखिए। एरियाज कॉन्फ्लिक्ट, एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मेंशन्ड इन न्यूज, डॉनबास, डॉनबास कहां का रीजन है, यही जो लुहांस्क और डोनेस्क का रीजन है यूक्रेन में, जिसके ऊपर में अभी रशिया ने अपना ऑक्यूपेशन एस्टेब्लिश किया, इसको मिला के कई बार डॉनबास भी बोलते हैं। तो ये रशिया और यूक्रेन, यूक्रेन का हिस्सा है, ना कि ये सीरिया में, तो ये गलत होता है। काचिन, काचिन एथियोपिया में नहीं है, काचिन पड़ता है म्यांमार में, वो भी चर्चा में था, ये भी गलत होता है। फिर इसी तरीके से टिग्रे, ये एथियोपिया में, ये भी गलत होता है। टिग्रे नॉर्थ एथियोपिया में पड़ता है, यहां पर भी सेपरेटिस्ट ग्रुप का कुछ रीजन था, तो इस कारण से ये चर्चा में, ये गलत होता है। तीनों के तीनों गलत है, नन। यमन में नहीं है, एथियोपिया में। अब देखिए इसकी बात करें, इस क्वेश्चन की,
ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के कारण इसमें आया है, लेकिन क्वेश्चन जो पूछा है वो ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से पूछा है। तो इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का ये मिला जुला क्वेश्चन है, करंट में रहने के कारण आया है। आपको पता होगा भारत का इंपोर्ट बिल बहुत ज्यादा है। हम लोग चाहते हैं कि अपना इंपोर्ट बिल कम करें। आप सिविल सर्वेंट हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आगे चल के सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, तो आपको भारत की कुछ मूलभूत समस्याओं के बारे में पता रहना चाहिए। भारत की कुछ मूलभूत समस्याओं में से एक है भारत का बढ़ता हुआ इंपोर्ट बिल। भारत उससे कैसे कम करे, उसके ऊपर में लगातार हम सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। तो अगर आपको अपना भारत का इंपोर्ट बिल कम करना है तो पहले ये जानना पड़ेगा अभी इंपोर्ट बिल है कहां, कहां हम लोग अपने कीमती फॉरेन करेंसीज को खर्च कर रहे हैं, जो फॉरेक्स रिजर्व है हम कहां खर्च कर रहे हैं, ये चेक करना है हमको। तो गोल्ड को परचेज करने में भी भारत का बहुत बड़ा पैसा जाता है। अब गोल्ड हम लेते कहां से, तो आपको पता होगा कि लगता है कि साउथ अफ्रीका में बहुत बड़ी माइन है, साउथ अफ्रीका से लेते होंगे। साउथ अफ्रीका से जो लेते हैं वो तो लेते ही होंगे, पर स्विट्जरलैंड से एक बहुत बड़ा हिस्सा सोने का भारत में आया है। इसके पास जितना स्विट्जरलैंड के पास सोना है उसमें से वो भारत को भी एक्सपोर्ट करता है। तो पहला बोल रहा है कि स्विट्जरलैंड इज वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर्स ऑफ गोल्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। बात सही है। दुनिया में जितने भी देश गोल्ड एक्सपोर्ट करते हैं उनमें सबसे ज्यादा वैल्यू का जो सोना है वो स्विट्जरलैंड एक्सपोर्ट करता है। तो ये स्टेटमेंट सही होता है। तो क्या उसके पास रिजर्व भी बहुत बड़ा है? नहीं। बोल रहे हैं कि स्विट्जरलैंड है सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व। नहीं, इसके पास सेवेंथ लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व इन द वर्ल्ड। तो स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट होता है। ये जो एक्सपोर्ट कर रहा है किसको एक्सपोर्ट कर रहा है? इसका सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन इंडिया ही है। तो इंडिया को एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने गोल्ड का भारत को एक्सपोर्ट कर देता है, इसलिए चर्चा में रहता है। तो ये बात हमको देखनी चाहिए थी। तो स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ऑप्शन सी। देखिए फिर से रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर एक क्वेश्चन है। यूक्रेन के ऊपर में वॉर हुई तो यूक्रेन बहुत ही ज्यादा चर्चा में आ गया, और चर्चा में आया तो आपको उसके ज्योग्राफी बहुत ध्यान से देखनी चाहिए। तो आपसे पूछ रहा है कि यूक्रेन के चारों तरफ कौन कौन से देश हैं। हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज शेयर अ लैंड बॉर्डर विद यूक्रेन। यहां पे आप मैप में देख सकते हैं कि यूक्रेन हो गया, यूक्रेन के जगह पर आप देखेंगे कंट्री पड़ती है मोल्डोवा, मोल्डोवा से नीचे है यहां पर रोमानिया, रोमानिया के नीचे पड़ती है बुल्गारिया। तो बुल्गारिया और यह है रोमानिया। तो रोमानिया से इसका डायरेक्ट बॉर्डर है, बुल्गारिया के साथ इसका बॉर्डर नहीं है। इसी तरीके से आप यहां पर देखेंगे तो ऊपर की तरफ में है पोलैंड, यहां पर है बेलारूस, इधर की तरफ है रशिया, यहां पर है चेक रिपब्लिक, और ये है स्लोवाकिया रिपब्लिक, चेकोस्लोवाकिया, और ये हो गया हंगेरी। यही इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, पोलैंड, बेलारूस, रशिया, रोमानिया, मोल्डोवा, हंगेरी, स्लोवाकिया। अब चेक रिपब्लिक नहीं है, स्लोवाकिया है, चेक रिपब्लिक नहीं है, हंगेरी है, लैटविया, लिथुआनिया, इनको हम लोग बाल्टिक कंट्रीज बोलते हैं। एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया बाल्टिक कंट्रीज इसके बॉर्डर नहीं बनाते हैं, पोलैंड के आगे इधर पड़ते हैं फर्दर नॉर्थ। ये यूक्रेन का बॉर्डर नहीं बनाते, तो ये भी नहीं है, लेकिन रोमानिया इसका बॉर्डर बनाएगा। तो हो गए तीसरा और छठवां। हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज शेयर लैंड बॉर्डर? तो कितने हो गए? 1 और 2, ओनली 2। अगर आप न्यूज ध्यान से देख रहे होते, न्यूज चैनल्स में जितनी भी डिबेट आती है उनमें दिखाता है कि इधर से रशिया अटैक कर रहा है, इधर से अटैक कर रहा है। फिर भारत ने एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन गंगा। यूक्रेन के सभी पड़ोसी देशों में भारत के कोई ना कोई एक मिनिस्टर गए थे। अगर आप वो भी न्यूज फॉलो कर रहे होते तो भी आपको पता रहता किस किस देश में भारत का कोई मिनिस्टर गया है। हर पड़ोसी देश में एक मिनिस्टर गया था, तो उसमें लिख के आ रहा था टीवी पर नाम, किस देश में ज्योतिरादित्य सिंधिया गए हैं, इस देश में प्रकाश जावड़ेकर गए हैं, इस देश में रविशंकर गए हैं, इस देश में कोई और गया, इस देश में कोई और गया है।
हरदीप सिंह पुरी गए किसी देश में, तो न्यूज देख रहे होते तो आप बड़े आसानी से कर लेते क्वेश्चन। इसके बाद देखिए, विद रेफरेंस टू अर्थ एटमॉस्फेयर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? द टोटल अमाउंट ऑफ इंसुलेशन रिसीव्ड एट इक्वेटर इज रफली 10 टाइम्स दैट रिसीव्ड एट द पोल्स। देखिए, अर्थ के स्फेरिकल शेप के कारण ऐसा जरूर है कि जो इक्वेटोरियल रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन है, ये ज्यादा हीट रिसीव करता है इन कंपैरिजन टू द पोलर रीजन। लेकिन ये जो 10 गुना बोल दिया, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं, इतना डिफरेंस नहीं, 4-5 गुने तक का अंतर है, लेकिन 10 गुने का नहीं, इसलिए स्टेटमेंट गलत होता है। फिर बोल रहा है कि इंफ्रारेड रेज कॉन्स्टिट्यूट रफली 2/3 ऑफ द इंसुलेशन। देखिए, इंसुलेशन मतलब इनकमिंग सोलर रेडिएशन, सन से जो अर्थ की तरफ सोलर रेडिएशन आती है, उनका एक पूरा प्रॉपर स्पेक्ट्रम होता है, पूरा एक स्पेक्ट्रम होता है, उसमें से सभी कुछ आता है। उस स्पेक्ट्रम में क्या होता है? रेडियो वेव्स होती हैं, उसमें माइक्रोवेव्स होती हैं, उसमें इंफ्रारेड होती है, उसमें विजिबल रीजन होता है, उसमें यूवी होती है, उसमें एक्सरे होती है, और फिर उसमें गामा रे होती है। सब होते हैं उसमें, सब के सब होते हैं। विजिबल रीजन भी है, यूवी भी है, आईआर भी है, सब है। तो जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन आएगा उसमें सब कुछ आएगा। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है, जो बहुत हाई एनर्जी रेडिएशन है वो अर्थ तक नहीं आने पाती। पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन के कारण वो पृथ्वी पर ठीक ढंग से नहीं पहुंच पाती, वो वहीं खत्म हो जाती हैं। यूवी रेस के साथ में क्या होता है? यूवी रेस को हमारी ओजोन लेयर ट्रैप कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। रेस्ट ये सब कुछ पृथ्वी तक पहुंच पाता है, तो इंफ्रारेड भी उसमें से एक है। लेकिन ये बात बोल देना कि टोटल इंसुलेशन का 2/3 ऑफ द टोटल इंसुलेशन इज इंफ्रारेड, ये गलत है। ये जो संख्या लिखी है ये गलत लिखा हुआ है, लेकिन आती तो है। इसके बाद देखिए, इंफ्रारेड वेव्स आर अ पार्ट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ सोलर रेडिएशन। अभी देखा आपने कि इंफ्रारेड रेज ये अलग हैं, विजिबल रीजन ये अलग है, और सबके सब सोलर स्पेक्ट्रम का ही पार्ट हैं। तो सोलर स्पेक्ट्रम के ये दोनों हिस्से हैं, इंफ्रारेड विजिबल रीजन का हिस्सा नहीं है। विजिबल रीजन का हिस्सा तो सिर्फ विबग्योर है, 400 से लेकर 700 नैनोमीटर बस। और इसके नीचे मतलब इससे कम एनर्जी वाला या इससे ज्यादा वेवलेंथ का, 700 से ज्यादा वेवलेंथ का ये पड़ता है आईआर, इंफ्रारेड। तो ये अलग वेव हो गई, इसका हिस्सा नहीं है, इसलिए ये भी गलत होता है। तो फाइनली सही स्टेटमेंट हमारे पास बचा ये, इंफ्रारेड वेव्स आर लार्जली एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर वेपर दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन लोअर एटमॉस्फेयर। लोअर एटमॉस्फेयर का मतलब ट्रोपोस्फियर और उसके भी निचले हिस्से में। तो पृथ्वी के ट्रोपोस्फियर और ट्रोपोस्फियर के भी निचले हिस्से में वाटर वेपर बहुत बड़े पैमाने पर मौजूद है, जो कि इंफ्रारेड को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे कि पृथ्वी का टेम्परेचर बना रहता है। तो स्टेटमेंट सही होता है, सी। अगला स्टेटमेंट देखिए, द सॉइल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स। ये स्टेटमेंट गलत होता है अपने आप में। रेन फॉरेस्ट में प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, तो लोग ऐसा सोच सकते हैं कि रेन फॉरेस्ट की जो सॉइल है वो न्यूट्रिएंट में बहुत ज्यादा रिच होती है। ऐसा होता नहीं है दरअसल। देखिए, अगर हम लोग सॉइल की बात करें तो सॉइल प्रोफाइल ऐसी कुछ होती है। सॉइल कुछ लेयर्स में बटी होती है, उन लेयर्स को हम लोग होराइजन्स बोलते हैं। टॉप मोस्ट होराइजन इज होराइजन ओ, उसके बाद होता है होराइजन ए, उसके बाद होता है होराइजन बी, फिर सी और फिर डी। इसको हम लोग बेडरॉक भी बोलते हैं। तो यहां पर हो गई बेडरॉक। बेडरॉक के ऊपर में यहां पर बड़े बड़े चट्टानों के टुकड़े हैं, फिर उससे छोटे टुकड़े, और यहां पर सॉइल होती है जिसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और ये टॉप सॉइल है ओ, जिसको हम लोग ह्यूमस की लेयर भी बोलते हैं। इसमें डेट्रिटस आता है, मतलब डेड ऑर्गेनिक मैटर, पत्तियां गिरी हुई, टहनियां गिरी हुई, एनिमल्स की डेड बॉडी, ये सब, और उनके ऊपर में डिकम्पोजर्स एक्ट करते हैं और उनको डिकम्पोज करते हैं। तो इसमें तो बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट होता है होराइजन ओ में,
लेकिन होराइजन ए, होराइजन बी, इनका जो न्यूट्रिएंट है, यहां पर आप देखेंगे रेन फॉरेस्ट में प्लांट डेंसिटी बहुत होती, उनकी जड़ें बहुत गहरी होती, और चूंकि प्लांट्स बहुत ऊंचे हैं, बहुत बड़े बड़े वृक्ष हैं, ट्रीज हैं, और प्लांट डेंसिटी बहुत ज्यादा है, सबकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है, वो सारा का सारा न्यूट्रिएंट कहां से एब्जॉर्ब कर रहे हैं? सॉइल से। तो सॉइल के अंदर अब न्यूट्रिएंट के नाम पर कुछ बचता नहीं, जो न्यूट्रिएंट है वो टॉप मोस्ट लेयर में है, होराइजन ओ में, इसके नीचे न्यूट्रिएंट नहीं है, सारा न्यूट्रिएंट ट्रीज के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया है। इसके अलावा यहां पर रेनफॉल भी बहुत होती है, तो रेनफॉल में बहुत ज्यादा रेनफॉल होने के कारण भी इनका जो न्यूट्रिएंट है वो यहां से नदियों के थ्रू, स्ट्रीम्स के थ्रू, चैनल्स के थ्रू, रिव्यूलेट्स के थ्रू फ्लश ऑफ हो जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा एक शिफ्टिंग एग्रीकल्चर नाम का एक पद्धति होती है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, जिसमें कि बहुत सारे ट्राइबल्स जंगल का सफाया करते हैं, उस पर एग्रीकल्चर करते हैं, फिर कुछ समय बाद वो दूसरी जगह चले जाते हैं, फिर वहां पर भी ऐसे जंगल का सफाया करते हैं, एक एग्रीकल्चरल फील्ड तैयार करते हैं, उसमें कुछ साल तक खेती करते हैं, फिर कहीं और चले जाते हैं। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, इसको झूम कृषि कहते हैं। क्यों होता है ऐसा? एक बार को अगर ट्राइबल्स ने फॉरेस्ट क्लियर कर दिया तो वहीं बस क्यों नहीं गए? क्योंकि इस तरीके की ट्राइब्स, इस तरीके की एग्रीकल्चर जनरली रेन फॉरेस्ट में करते हैं, और अगर रेन फॉरेस्ट को उन्होंने क्लियर कर दिया तो जब तक होराइजन ओ का न्यूट्रिएंट है तब तक तो कृषि कर पाते हैं। जहां होराइजन ओ का न्यूट्रिएंट खत्म हुआ उसके बाद उनकी कृषि खत्म, उसके बाद सॉइल में फर्टिलिटी नहीं बचती, कोई न्यूट्रिएंट नहीं रहता, फिर उनको दूसरी जगह जाना पड़ता है। और अगर एक बार को उन्होंने ऐसा कर दिया, न्यूट्रिएंट है नहीं, इसलिए नया फॉरेस्ट भी पनपने में बहुत समय लगेगा। इसीलिए एनवायरनमेंट की नजर से, इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो झूम कृषि डेट्रीमेंटल इफेक्ट लेकर आती है एनवायरनमेंट के ऊपर, बायोडायवर्सिटी का लॉस कराती है, इकोलॉजिकल डिसबैलेंस क्रिएट करती है। इसीलिए दुनिया भर में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को बैन करके रखा गया है। तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट होता है, द सॉइल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स, ये गलत। अब अगर जैसे ही गलत हो गया, आपको अपने आप आंसर मिल गया। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट का इसमें 4 में से सिर्फ एक ही ऑप्शन ही है, ये गलत हो गया, दूसरा सही होना ही होना है। वैसे भी पढ़ लेते हैं एक बार। हाई टेम्परेचर एंड मॉइस्चर ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कॉज डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल टू डिकम्पोज क्विकली, है ना। द हाई टेम्परेचर एंड मॉइस्चर ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कॉज डेड ऑर्गेनिक मैटर्स इन द सॉइल टू डिकम्पोज क्विकली। सही बात है कि यहां पर रेन फॉरेस्ट में जो डेड ऑर्गेनिक मैटर हैं उनका डिकम्पोजिशन जल्दी हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर हाई टेम्परेचर होता है और ज्यादा मॉइस्चर होता है, इसके कारण माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ तेज होती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ तेज होगी तो डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ये तेज होगा। तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट while statement 1 is incorrect. Now coming to next question. अभी तक देखिए हम लोग सब सेट बी कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सेट बी का क्वेश्चन नंबर 74, स्टेटमेंट 1, द टेम्परेचर कंट्रास्ट इज ग्रेटर बिटवीन कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस ड्यूरिंग समर देन इन विंटर। ये देखिए स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं कि समर के समय में जो ओशन सरफेस है और जो लैंड सरफेस है, उन दोनों के बीच के टेम्परेचर कंट्रास्ट ये ज्यादा होता है। टेम्परेचर कंट्रास्ट का मतलब डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर, डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स। तो ये जो डिफरेंस होता है किसके कारण से होता है? इट इज ऑल बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ It is all because of different specific heat of continents and oceans. इनमें से किसकी specific heat ज्यादा होती है? Obviously water की होती है। The specific heat of water is more than that of land surface. Specific heat का क्या मतलब होता है? Specific heat का मतलब होता है कि the amount of heat required by a material to raise its temperature of 1 gram of the substance by 1 degree. कोई मटेरियल जो कि 1 ग्राम लिया जाए, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाए, उसके लिए जितनी भी अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी कंज्यूम होगी
वहीं उसकी स्पेसिफिक हीट होगी। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, कितनी हीट की आवश्यकता है 1 ग्राम मटेरियल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए। तो ये वाटर की ज्यादा होती, मतलब वाटर का 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए अधिक हीट की आवश्यकता होगी। अगर अधिक हीट की आवश्यकता होगी तो वो देर में गर्म होगा, और जो जितनी देर में गर्म होता है, जितना वो स्लो एब्जॉर्बर ऑफ हीट होगा, उतना ही स्लो रेडिएटर भी होगा। जो जितना अच्छा एब्जॉर्बर होगा उतना ही अच्छा रेडिएटर भी होगा। जो जितनी जल्दी गर्म होता है उतनी जल्दी ठंडा होता है। पानी देर में गर्म होता है, देर में ठंडा होता है। इसका मतलब इसका टेम्परेचर लगभग एक जैसा बना रहता है। लेकिन लैंड के साथ क्या होगा, लैंड का टेम्परेचर तुरंत से बढ़ जाएगा, तुरंत ठंडा हो जाएगा। तो आप जल का तापमान, ओशन का टेम्परेचर साल भर अगर आप मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस पा रहे हैं, मान लीजिए अनुमान के तौर पर, तो आप कॉन्टिनेंट्स का टेम्परेचर गर्मियों में पाएंगे 40 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों में पाएंगे से कि 5 डिग्री सेल्सियस। इसमें फ्लक्चुएशन होगा, ओशन के टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन नहीं होगा। तो किसमें फ्लक्चुएशन ज्यादा होता है, विंटर में या समर में? तो ये जनरली समर में ज्यादा देखा जाता है। लेकिन दुनिया के कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहां पर कि विंटर सीजन में ज्यादा कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। तो खैर अभी इस क्वेश्चन को डिस्प्यूटेड रखा गया। वैसे इसका स्टेटमेंट फिलहाल जो आंसर होना चाहिए वो ए होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सीज्मोग्राफ पी वेव्स आर रिकॉर्डेड अर्लियर देन एस वेव्स। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इन पी वेव्स इंडिविजुअल पार्टिकल्स वाइब्रेट टू एंड फ्रो इन द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन, whereas in S waves the particle vibrate up and down at right angle to the direction of wave propagation. देखिए सीज्मोग्राफ ये अर्थक्वेक्स को रिकॉर्ड करने का काम करता है। अर्थक्वेक के दौरान आप जानते हैं अर्थ के अंदर की ऊर्जा की एनर्जी ट्रांसमिट होती है, ट्रांसफर होती है। तो ट्रांसमिट किसकी मदद से होती है, कोई वेव की मदद से। उस वेव को हम लोग सीज्मिक वेव बोलते हैं। इस सीज्मिक वेव में 2 तरीके की वेव्स होती हैं। एक होती है इंटीरियर वेव जिनको हम लोग बॉडी वेव्स बोलते हैं, और एक होती है सरफेस वेव। ये बॉडी वेव भी 2 तरीके की होती हैं, पी वेव्स और एस वेव्स। पी फॉर प्राइमरी, एस फॉर सेकेंडरी। नाम से ही पी है, प्राइमरी है तो प्राइमरी पहले रिकॉर्ड हो जाएगी और एस बाद में रिकॉर्ड होती है। पी वेव फास्ट मूव करती है, क्यों? क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है और एस ट्रांसवर्स वेव होती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव का क्या मतलब हो गया? लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब जिसमें मीडियम पार्टिकल्स जिस दिशा में वेव प्रोपोगेट कर रही है उसी दिशा में वाइब्रेट कर रहे हैं। से कि वेव का ट्रांसफर इधर से इधर की तरफ हो रहा है, वेव ऐसे जा रही है, तो जो पार्टिकल्स हैं उनका वाइब्रेशन भी ऐसे ऐसे हो रहा है इस दिशा में। लेकिन अगर वेव इस दिशा में चल रही है और पार्टिकल्स का वाइब्रेशन उसके परपेंडिकुलर दिशा में हो रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन, दिस बिकम्स अ ट्रांसवर्स वेव। तो एस वेव इज अ ट्रांसवर्स वेव वेयर एस पी इज अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो ये स्टेटमेंट सही होता है। इन पी वेव इंडिविजुअल पार्टिकल्स वाइब्रेट टू एंड फ्रो इन डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन, सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही होते हैं। आपसे पूछ रहा था कितने स्टेटमेंट सही हैं, कौन कौन से सही हैं? दोनों सही, बोथ 1 and 2। अगला क्वेश्चन देखिए। विद रेफरेंस टू कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स इन इंडिया, फॉलोइंग स्टेटमेंट देखिए। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? कौन कौन से स्टेटमेंट इनमें से सही हैं? नन ऑफ देम यूजेस सी वाटर। कोई भी भारत में थर्मल पावर प्लांट सी वाटर का इस्तेमाल नहीं करता, गलत बात है। कुछ पोर्ट्स ऐसे हैं देखिए जहां पर भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट यूज कर दे, कोई नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। भारत में इतने सारे पावर प्लांट्स हैं, क्या कोई भी सी वाटर नहीं यूज करेगा? गुजरात में ऐसे प्लांट्स हैं, कोस्टल रीजन्स में ऐसे प्लांट होते हैं। देखिए असल में इसमें वाटर का इस्तेमाल होता क्या है? थर्मल पावर प्लांट में वाटर का क्या इस्तेमाल होता है? वाटर का इस्तेमाल सिर्फ कूलेंट की तरह से होता है। थर्मल पावर प्लांट बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है तो पानी का इस्तेमाल कूलेंट की तरह से करते हैं। और एक और काम होता है जो बड़ा मेजर काम होता है, वो है स्टीम बनाना। थर्मल पावर प्लांट में बिजली बनती कैसे? कोयला जलाते हैं, उससे हीट प्रोड्यूस होती है, उस हीट का इस्तेमाल करके पानी को, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं बॉयलर में, और उस स्टीम से टरबाइन घुमाई जाती है, उस टरबाइन से बिजली बनती है।
तो अब ये जो पानी उसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कोई भी तरीके का पानी हो सकता है, सी वाटर भी हो सकता है, फ्रेश वाटर भी हो सकता है। तो कुछ सी वाटर प्लांट्स भी हमारे पास हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि कोई सी वाटर प्लांट नहीं है, तो ये गलत होता है स्टेटमेंट। नन ऑफ देम इज सेट अप इन वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट, ये भी गलत बोल रहा है। कहते हैं कि भारत में 40% थर्मल पावर प्लांट ऐसी ही जगह पर लगे हुए हैं जहां पर कि वाटर स्ट्रेस है। और ऐसा क्यों किया गया होगा? ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जिन एरियाज में हम लोग बोल रहे हैं वाटर स्ट्रेस है, जनरली उन्हीं एरियाज में कोयला ज्यादा मिलता है। और कोल बेस्ड अगर पावर प्लांट लगाना है तो ऐसी जगह पर लगाना होगा जहां पर कि कोल इजीली अवेलेबल है। तो रिसोर्स के कारण वहां लगाए गए, लेकिन वाटर बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है, वाटर स्ट्रेस्ड एरियाज। तो ये बड़ी चुनौती भी है, अक्सर पेपर में आता रहता है इसके ऊपर आर्टिकल्स, देखना चाहिए था आपको। नन ऑफ देम इज सेटअप इन वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट, गलत बात है, जबकि 40% ऐसी ही जगहों पर है। नन ऑफ देम इज प्राइवेटली ओन्ड, गलत बात है, ये भी गलत है। बहुत सारे पावर प्लांट्स ऐसे हैं जो कि प्राइवेटली ओन्ड है। तो तीनों ही स्टेटमेंट गलत होते हैं। पूछ रहा था कि कौन से सही है, एक भी नहीं सही है, सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछ रहा है कि एक जो ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस, इनका डिस्क्रिप्शन क्या है। बात कर लीजिए, बोल रहे हैं जाइंट क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैस इन स्पेस। जाइंट क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैस इन स्पेस, ये तो नेबुला होता है, तो ये उल्टा पूछ लिया है। सेफिड्स आर स्टार्स विच ब्राइटन एंड डिम पीरियोडिकली। वो कुछ स्टार जिनकी रोशनी हमेशा एक जैसी नहीं रहती, कभी वो ज्यादा चमक जाते हैं, कभी कम चमकते हैं, इनको सेफिड्स बोलते हैं। और नेबुला, नेबुला क्या होता है? नेबुला बहुत बड़ी एक क्लाउड होते हैं, किसके? गैस के और डस्ट के, जिनसे या तो स्टार बनाया जा सकता है या फिर किसी स्टार के सुपरनोवा के बाद जो उनकी धूल फैलती है उनसे किसी नेबुला का निर्माण होता है। तो नेबुला और कुछ नहीं है, धूल और गैस के बादल हैं, जिनसे या तो किसी स्टार का फॉर्मेशन हो सकता है या फिर किसी स्टार के एक्सप्लोजन के बाद उससे निकली हुई धूल कहीं पर व्याप्त हो जाए, इकट्ठा हो जाए तो नेबुला बन जाता है। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, दोनों ही गलत हैं। पूछ रहा था हाउ मेनी ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, दीज टू आर इनकरेक्टली मैच्ड। पल्सार्स की बात करें, दीज आर न्यूट्रॉन स्टार्स दैट आर फॉर्म्ड व्हेन मैसिव स्टार्स रन आउट ऑफ फ्यूल एंड कोलैप्स। बात सही है। पल्सार्स क्या होते हैं? पल्सार्स आर नथिंग बट न्यूट्रॉन स्टार्स। देखिए, जब कोई भी स्टार अपनी अंतिम अवस्था में होता है तो सबसे पहले तो उसमें सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है। सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद जो बचा हुआ तारा रहता है उसमें जब फ्यूल खत्म हो जाएगा तो तीन चीजें होंगी। छोटा तारा होगा तो या तो ब्लैक ड्वार्फ बन जाएगा, कृष्ण बौना तारा, या तो उससे थोड़ा बड़ा होगा, उससे ज्यादा मास होगा तो अपनी ही मास में कोलैप्स होकर वो न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा, जो कि लगातार न्यूट्रॉन की बीम्स एमिट कर रहा होता है। और यहीं अगर ये न्यूट्रॉन स्टार घूमने लगे, और स्पिनिंग न्यूट्रॉन स्टार इज कॉल्ड पल्सार। पल्सार इज नथिंग बट अ न्यूट्रॉन स्टार विच इज स्पिनिंग, जिसके अंदर से रेडिएशंस निकल रही होती हैं हर कुछ मिली सेकेंड्स या कुछ सेकेंड्स के इंटरवल के बाद। तो ये पल्सार हो गए। और एक तीसरा चीज होता है ब्लैक होल। स्टार या तो बहुत बड़ा होगा, बहुत भारी होगा, और बहुत ज्यादा कोलैप्स कर गया, उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई तो वो ब्लैक होल बन सकता है। उसकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन आप देखेंगे कि कॉन्सेप्ट बड़ा ध्यान से इसको समझिएगा। स्टेजेस ऑफ स्टार, हर साल इससे कुछ ना कुछ रह रहा है। देखिए, इस बार भी पूछ लिया। ब्लैक होल हमेशा चर्चा में रहता है, हमेशा अक्सर कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ ही लेता है। इस बार भी पूछ लिया है पल्सार, ये सही है। ओनली वन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हम लोगों ने यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में आए हुए जितने भी ज्योग्राफी सेक्शन के क्वेश्चंस थे उनका एक एक्सप्लेनेशन देखा, उनकी एनालिसिस देखी कि क्वेश्चंस कहां से आए थे और उनका करेक्ट आंसर क्या होगा और करेक्ट आंसर जो है वो क्यों है। ऐसे ही हमारे चैनल पर बाकी और भी सेक्शंस के वीडियोस पड़े हुए हैं, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का, साइंस टेक का, इकोनॉमिक्स का, पॉलिटी का, हिस्ट्री का। तो वो सभी वीडियोस भी देख लीजिए और एक बार को ये समझने की कोशिश करिए कि इस बार के क्वेश्चंस कहां से आए थे और उनको सॉल्व करने का क्या अप्रोच होना चाहिए। बाकी ज्योग्राफी और कैसे पढ़ सकते हैं और बाकी भी सब्जेक्ट्स की तैयारी
कैसे करनी चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए, इनको लेके भी अलग अलग सेक्शंस के अलग अलग वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, उनको जाकर जरूर चेक करिएगा। थैंक यू सो मच।